नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, मैं आपकी अपनी सखी, जी हाँ, आपकी सखी हाजिर है आपके लिए लेकर दस्तक। दस्तक यानी दिल की बात कलम से। आपको भी रहता है इंतज़ार दस्तक का, क्योंकि आप ये जान चुके हैं कि दस्तक में हर बार आपकी मुलाकात होती है हमारे ख़ास मेहमान से, और मेहमान भी वो जो अदब की दुनिया में यानी साहित्य की दुनिया में आकाश पर हैं, अपनी परवाज़ पर हैं और उड़ान पर हैं। तो फिर अपनी ख़ास जगह बनाने वाले, आम से ख़ास बनने वाली शख्सियत जब आपसे रूबरू होती है तो वो बताते हैं अपने जीवन के खट्टे मीठे अनुभव, करते हैं साझा वो पगडंडियाँ जिन पर चलते चलते उन्होंने कितनी मेहनत करी है, कितने ज़ख्म खाए हैं, कितने कांटे चुभे हैं, कितने फूल मिले हैं, और आपसे साझा करते हैं अपने सारे अनुभव। और आम आदमी से ख़ास बनने तक का सफ़र इतना आसान कहाँ होता है दोस्तों। और इसी कड़ी में आज हमसे जो हम आपके लिए लेकर आए हमारे ख़ास मेहमान, मैं उनके बारे में बता दूं कि आप केंद्रीय सरकार यानी केंद्र सरकार में कर्मचारी हैं, और साथ ही आप नाटक थिएटर करते हैं, रंगमंच से जुड़े हैं पिछले 35 सालों से। अभिनय भी आपने दर्जनों नाटकों में आपने अभिनय किया है, और मतलब कि बाल्यकाल से ये कह सकते हैं, स्कूल के बाद कॉलेज के बाद नौकरी के दौरान भी आपने बहुत अभिनय किया है, थिएटर किए हैं, रंगमंच से जुड़े रहे हैं। और हरियाणा साहित्य अकादमी के सौजन्य से आपकी पुस्तक भी प्रकाशित है। और विधाओं की बात करें तो गज़ल, नज़्म, गीत आपकी जो है इसमें आप पारंगत हैं। और साथ ही बात कर लेते हैं अवार्ड सम्मान की। तो दोस्तों, केंद्र सरकार से लेकर राज्य स्तरीय तमाम अवार्ड, 20 से अधिक बड़े अवार्ड्स आपकी झोली में हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय और सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए जो सम्मान हैं उनसे भी आपकी झोली, आपके प्रशस्ति पत्र इतने हैं और अलंकारों से इतने अलंकृत हैं, आपकी सम्मानों से आपकी झोली भरी हुई है। और देर कैसी, तो मिलवाते हैं हमारे आज के ख़ास मेहमान से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आलोक शर्मा जी की। आलोक जी, जस्ट टीवी के प्रांगण में आपका जो है आपने दस्तक दी, हम दस्तक में आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उर्मिल जी। जी, हमें आज बहुत अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी, क्योंकि आवाज़ बहुत अच्छी है आपकी गीत भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी आवाज़ के मालिक हैं आप। तो मुझे लगता है कि आज हम दिल को ओपन करके न जाने हम कितनी दिल की बातें करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो मैं सबसे पहले ये पूछना चाहती हूँ कि बेहद खूबसूरत आवाज़ के मालिक है आप। आपका जो तलफ़ुज़ है, आपकी आवाज़ का जो सोज़ है, वो खनक महसूस हो रही है। तो यकीनन आपके अंदर एक गायक भी है और एक अभिनय करने वाला, एक अदाकार, कलाकार भी है। तो कब जुड़ा हुआ आपका, कब जुड़े आप इस सांस्कृतिक दुनिया से, गीत से, संगीत से, नाटकों से? तो सफ़र पर ज़रा सी कर लेते हैं बात। ठीक है। उर्मिल जी, आपने आज के इंटरव्यू की जो शुरुआत की है कि एक आम आदमी से एक ख़ास आदमी बनने वाली बात, मेरा ऐसा मानना है कि मैं कोई ख़ास इंसान नहीं हूँ। हर इंसान अपने आप में एक ख़ास होता है। यही तो बात है, ये ख़ास इंसान की पहली पहचान है। जब हम किसी से कहें कि आप बेहद खूबसूरत हैं, तो यकीनन वो नहीं, मैं तो साधारण से हूँ। नहीं, तो ईश्वर, देखिए ईश्वर इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण देता है कि डॉक्टर उर्मिल सखी की जो शक्ल है जी, वो इस धरती पर देखा जाए, चंडीगढ़ की बात नहीं कर रहा जी, मैं, इंडिया की बात नहीं कर रहा जी, कि वो खुद भी अगर ढूंढना चाहे कि मेरे जैसी एकदम हम शक्ल मिल जाए मुझे लगता है कि आपकी खोज कभी पूरी नहीं होगी। ईश्वर ने हर इंसान को, आपको एक विशेष बनाया है, मुझे विशेष बनाया है। हर आदमी अपने आप में, जो आम आदमी अपने आप को कहता है, वो खास है, विशेष है। जी, बिल्कुल। ज़रूरत होती है कि अपने अंदर जो भी गुण हैं उनको खोजने की और उन्हें तराशने की। जी, इसमें सबसे बड़ा हाथ होता है ईश्वर का, एक हायर पावर का, सर्वशक्तिमान का, जी, कि जो आपको उस ओर धकेलता है या ले जाता है। तो
बचपन से ही रहा शौक। जी। घर में मेरे सभी जो जितने भी मेरे भाई थे, शुरुआत मेरे पापा से हुई। वो डायरी लिखते थे, लेकिन छुपा छुपा कर लिखते थे। आपके पिताजी? और हाँ जी। अच्छा जी। और हम लोग चोरी छुपे ओहो। जब कभी वो इधर उधर होते थे, ये बहुत तो गलत डायरी बात थी, लेकिन तो ये डायरी बहुत गलत बात थी। एक्चुअली इनकी डायरी हाथ लगी सबसे बड़े भाई साहब जो थे उनके अच्छा, हाथ। हाँ। और धीरे धीरे जो एक चोर प्रवृत्ति हम लोगों में भी जागी, साहित्यिक चोर। लेकिन मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगी। हाँ। देखिए दोस्तों, एक खास बात ये है कि माता पिता के हाथों बच्चों की डायरी लगती है, उनको बच्चे के मन में क्या चल रहा है सारा द्वंद पता चल जाता है। लेकिन यहाँ परिस्थिति बिल्कुल अलग है, बच्चों के हाथ पिता की डायरी लगी है जी। तो उनको सिर्फ लिखने का शौक था। हाँ, तो वो डेली कुछ दिल की बातें भी थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा। वो तो एक हम लोगों का डीएनए ही ऐसा था कि हाँ। साहित्यिक चीज़ें होती थी, कोई उसमें रोमांटिक इसकी रचनाएं नहीं थी। जीवन के ऊपर, जो उनके जीवन का सफ़र रहा उसके ऊपर, इस तरह की रचनाएं थी। तो हम वहाँ उनको पढ़ के थोड़े प्रभावित हुए। फिर जो बड़े भाई साहब थे हमारे, जो रेलवे से क्लास 1 ऑफिसर रिटायर हुए हैं। तो कितने बहन भाई थे आप लोग? हम लोग टोटल 4 भाई थे जी। आपका नंबर कौन से नंबर? मेरा सबसे छोटा मैं था घर में। अच्छा। और सबसे छोटा होता है वो, उसको प्यार तो मिलता है, लेकिन वो घर का रामू हो जाता है। हाँ, सबसे छोटा बेटा जो होता है रामू। अच्छा। तो वो रामू में रहा। हाँ। तो बचपन में जैसे उस वक्त होता था कि हम आटा पिसवाने जाते थे। अच्छा। और खाना जो चूल्हे पे बनता था, कोयले की सेगड़ी जो होती है उस पर बना करता था। तो मेरी जो मदर थी वो बेसिकली गुजरात से हैं। अच्छा। हाँ, पूरा भारत समाया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल आपके घर में हर प्रदेश का इंसान। अच्छा। हमारा आज के वक्त में हर बंगाल का, पंजाब का। हाँ। मेरी वाइफ खुद पंजाबी है। क्या बात है। और प्रेम विवाह कह सकते हैं। अच्छा जी। ये वो हम लोगों ने किया है जी। तो बचपन ऐसा बीता। तो उस वक्त गाने का मुझे बचपन से बहुत शौक था। मैं अकेले गुनगुनाया करता था। और गाने से पहले मुझे सीटी बजाने का बहुत शौक था। अच्छा। मैं सीटियों में गाना गाया करता था जी। जैसे मेरी माँ। सीटी पहली बार कब बजनी शुरू हुई थी? ये सीटी तो मुझे असल में सीटी बजी जब मेरी पहली मुलाकात मेरी वाइफ से हुई। देखा, वो असल में मैं वो असल में सीटी तब आ गई हूँ। हाँ, पहली सीटी तो तब पहली सीटी तो देखा जाए तब बजी। हाँ। लेकिन एक बच्चा जैसा होता है, सीटी बजा बजा के घूमता रहता है, अपनी काम में मस्त रहता है। तो उसके बाद धीरे धीरे शुरुआत हुई गाने की। और चंचल जो सिंगर थे उनका एक गाना आया था, मैं बेनाम हो गया, यारा हो यारा। अच्छा। इश्क ने मारा, बॉबी फिल्म का एक गाना था, बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो। तो मैं ये 2 गाने बहुत आमतौर पर अच्छी तरह से गाता था। और लोगों का ऐसा कहना था कि मेरी आवाज़ चंचल से बहुत मिलती है। क्या बात है, वाह। तो जब कभी फिर उस छोटे बच्चे को फिर यूज़ किया गया स्कूल में भी। अच्छा। हमारे स्कूल के टीचर थे मैथ के। और उनका कुछ फ्रेंडशिप वगैरह थी उनकी, जो हमारी हिंदी की टीचर थी। तो जब कभी वो बोर होते थे तो वो हिंदी टीचर को अपनी क्लास में बुला लिया करते थे और कहते थे आलोक यार गाना सुनाओ, मैं बेनाम हो गया। अच्छा। तो और स्कूल के वक्त में मेरा नाम ही वे लोगों ने बेनाम रख दिया। बेनाम। स्कूल में कौन सी क्लास की बात है? ये 7th और 8th क्लास की बात है। किशोर अवस्था थोड़ी शुरू हो जाती है, इमोशंस को समझने वाली। बिल्कुल। हाँ। तो वहाँ स्कूल में जब प्रोग्राम हुआ, कल्चरल प्रोग्राम हुआ, तो वहाँ लोगों ने सुना, किसी और स्कूल के लोग आए थे। तो वो उनके स्कूल में जब फंक्शन हुआ तो वो मुझे वहाँ ले गए। तो बेसिकली मुझे मोटिवेशन वहाँ से मिली कि मेरी आवाज़ अच्छी है, लोग तारीफ करते हैं, तो क्यों ना मैं गाऊँ। तो घर के अंदर अकेले इंट्रोवर्ट शुरू से रहा। तो घर के अंदर गाने में गुनगुनाया करता था जी। चंचल से शुरुआत हुई, उसके बाद किशोर कुमार के गाने गाए। तो ऐसे करते 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 सफर आगे बढ़ता शुरू हो गया। क्या बात है। हम जान रहे हैं उनके बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में। तो आलोक जी, आपने बता दिया कि भाई स्कूल में इधर से उधर आपको पकड़ के ले जाते थे गाने के लिए, और सीटी बजाना भी शुरू कर लेते थे थोड़ी थोड़ी, और आपका जो गायकी का सफ़र है वो शुरू हो चुका था, वो लौ जल चुकी थी।
तो फिर वो जो लव है वो जल चुकी है, तो फिर हमें भी उसके प्रकाश से हम कैसे वंचित रह सकते हैं? तो कुछ हो जाए। बिल्कुल। अब उतनी आवाज़ और रियाज तो रहा नहीं जी। तो लेकिन अगर आपने कहा है जी। तो आप फिल्मी गाना सुनना पसंद करेंगे या गज़ल सुनना पसंद? गज़ल सुनना पसंद करें। एक गज़ल की 2 पंक्ति आपको जी, सुना रहा हूँ। जी। ये दास्ताने आलम कब रही सुनाने की, वो क्या गए कि नजर मिट गई जमाने की। ये दास्ताने आलम कब रही सुनाने की। उठा ले अब तो उठा ले मेरे हयात के मालिक, उठा ले अब तो उठा ले मेरे हयात के मालिक, के अब तो उंगलियां उठने लगी ज़माने की। क्या बात है, ये दास्ताने। क्या बात है। आवाज़ सुन के मुझे तो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल बॉलीवुड में पहुंच गई हूं। तो अब ये बताइए कि बहुत कुछ और भी सुनना है आपका लिखा हुआ। आपने बताया कि आपकी जो प्रेमिका है जिनको देख के सीटी बजती थी और अब भी बजती होगी, बीवी बन चुकी है, अब कुकर की सीटी भी बजाते होंगे और अपनी भी, तो वो तो है पंजाब से, आपकी माताजी है गुजरात से, फिर आप कहाँ से हैं? क्योंकि आप तो पंजाबी हरगिज़ नहीं है, आपकी भाषा का जो पुट है पूरा स्पष्ट है, आपका जो उच्चारण है बोलने का वो तो बिल्कुल हिंदी भाषी क्षेत्र का मुझे लग रहा है। बिल्कुल सही कहा उर्मिल जी आपने। मैं एक हिंदी भाषी प्रदेश से आता हूँ, मध्य प्रदेश। क्या बात है। और तानसेन की नगरी कहा जाता है उसे। वहाँ पर एक जगह है ग्वालियर। जी, ग्वालियर। और ग्वालियर की बहुत सारी चीज़ें मशहूर हैं। तानसेन की का वहाँ पर मकबरा है जी, महालक्ष्मीबाई की वहाँ समाधि है। बिल्कुल बिल्कुल। और ग्वालियर का किला है और वहाँ पर सिख धर्म से जुड़ा हुआ गुरुद्वारा है जिसकी बहुत अहमियत है। रणछोड़ गुरुद्वारा इसको कहते हैं। रणछोड़ गुरुद्वारा। हाँ, बंदी छोड़ गुरुद्वारा। बंदी छोड़ गुरुद्वारा जी, क्योंकि वहाँ पर सिख गुरुओं को उन्होंने बंदी बना लिया था। जी जी। तो उसके बाद गुरुओं ने उनको छोड़ा था उस गुरुद्वारे से, तो उसको कहा जाता है बंदी छोड़ गुरुद्वारा। जी। तो सारी मेरी शिक्षा वहीं पर हुई। और कुमार शर्मा अनिल जी मेरे बड़े ब्रदर हैं। उनका भी साहित्य में बहुत बड़ा नाम है। हाँ, तो वो भी साहित्य से जुड़े हुए थे। जी। तो प्रेरणा स्रोत मेरे आसपास सभी वो लोग भी नाटक बहुत अच्छे कार हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो वो उन्होंने एक्ट भी किया है, बीच में अभिनय भी करते हैं। जी। तो जुड़ाव एक्चुअली वहाँ से हुआ। और चंडीगढ़ जब कुमार शर्मा अनिल जब यहाँ पर एक सर नौकरी में उन्होंने ज्वाइन किया तो उन्होंने फिर अलग से फॉर्म मुझे भरवा दिया जी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का। जी। तो यहाँ आकर उन्होंने जैसे छोटे भाई को ट्रीट किया जाता है, जो आशीर्वाद मिलते हैं तो ये छोटे भाई को बड़े भाई से जो आशीर्वाद मिलते हैं खूब खींचा होगा। बिल्कुल डांट पड़ी होगी बहुत। डांट नहीं, वो एक कमरे में सुबह बंद करके चले जाया करते थे। चंडीगढ़ जैसा शहर था तो हमारे लिए या हिंदुस्तान के जो गाँव में जो देहात में जो लोग रहते हैं, अगर पहली बार जब चंडीगढ़ आते हैं तो जिस वक्त मैं 1987 की बात मैं कर रहा हूँ, उस वक्त मकान का जो नक्शा था वो लगभग एक डब्बे की तरह एक जैसे हुआ करते थे। आजकल जब से कोठियाँ बननी शुरू हुई हैं, अलग अलग तरह के मकान बन गए हैं। सही बात तो
वो उनका पर्पज़ ये होता था कि ये अगर घर से निकल गया यहाँ से तो ये घर वापस नहीं पहुँच पाएगा। अच्छा। क्योंकि मेरा भी अपना मानना ये था कि चंडीगढ़ में आप कहीं भी जाओ आपको ऐसा लगता था कि आप उसी सेक्टर में हैं। एक मिनी मार्केट, वो सेक्टर एक 4 ABCD में बटा हुआ, तो उस तरह का था। और मैंने भी जब जॉइन किया था 1987 में, मुझे अपने ऑफिस का पता मुझे लोगों से पूछना पड़ता था जी। पंजाबी मुझे आती नहीं थी। अच्छा। और हिंदी भी मेरी ग्वालियर वाली हिंदी थी, शुद्ध हिंदी। हाँ। शुद्ध हिंदी थी। हाँ। जिससे पंजाबी लोग ये पूछा करते थे कि आप कौन सी हिंदी में बात करते हैं। अच्छा। ओके। तो शुरू में इस तरह की चंडीगढ़ आना हुआ। हाँ। तो उसके बाद दौर ये चलता रहा। जी, क्या बात है, बहुत खूब। और एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जैसे नाटक थिएटर आपने किए, बहुत किए, बाल्यावस्था से यानी कि स्कूल की अवस्था से लेके कॉलेज में किए, और टैगोर थिएटर में बहुत नाटक किए, और ग्वालियर में भी एक खास नाटक किया था गधे की बारात, उसमें आप अहम किरदार में थे। बिल्कुल। मुख्य भूमिका या तो आपने बहुत निभाई, यानी हीरो की भूमिका में खास तौर से, और यकीनन आप हीरो आज भी हैं। तो थिएटर अभी भी कर रहे हैं? थिएटर न करने का मैं पिछले कुछ वर्षों से ये साहित्यिक, सांस्कृतिक और इस कला के क्षेत्र से थोड़ा सा मैं दूर हुआ। ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि ईश्वर ने शायद कुछ अलग से मुझे और कोई सबक, या और हो सकता है कि अच्छा बनाना था और निखारना था। अच्छा जी। उसका कारण ये रहा कि वर्ष 2020 में मुझे ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ। ओहो। तो उसके बाद था वो पहले से ही, बट थोड़ा सा वीकनेस मुझे हुआ करती थी जी। काम मैं ढंग से कर नहीं पाया करता था जी। जब हालत जब बहुत ज़्यादा ख़राब हुई तब जाके हॉस्पिटल में चंडीगढ़ ये के पास मोहाली में मैक्स हॉस्पिटल में वहाँ पे टेस्ट कराया गया। जी। तो मुझे जब डिटेक्ट हुआ तो लगभग 10-12 दिन मुझे बताया नहीं गया। अच्छा जी। लेकिन छुपाते भी कब तक? छुपाया गया। हाँ। तो डॉक्टर ने फिर ये फैमिली वालों को, वाइफ को ये कहा कि अगर नहीं बताएंगे इनको तो पता तो चलेगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि पेशेंट को बताना बहुत ज़रूरी है ताकि वो मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाए जी उस बीमारी से लड़ने के लिए। जी। तो उसके बाद मेरी लगभग 29 के आसपास कीमोथेरेपी हुई। 29 और 30-31 के आसपास मुझे ब्लड चढ़ाया गया जी। तो अभी भी इस वक्त मेरी जो हाथ की जो नर्व है सारी ब्लॉक हैं जी। और मेरे यहाँ पे एक डिवाइस लगाया गया है जी। तो कोई भी मेडिसिन अगर देनी होती है हाथों की नर्व आपकी बंद है? ये बंद है, ब्लॉक हो जाती हैं कीमोथेरेपी की वजह से। जैसे कि डॉक्टर्स लोग जानते हैं कि कीमोथेरेपी की वजह से ये जो नसें सिकुड़ जाती हैं जी, क्योंकि कीमोथेरेपी हर एक इंसान टॉलरेट नहीं कर पाता है जी। तो डॉक्टर भी एक प्रोटोकॉल होता है कि बॉडी का वेट, आपकी हाइट, आपकी कितना मतलब बॉडी आपकी विल भी है, तो इन सारे को देखकर डॉक्टर वो कीमोथेरेपी की जो डोज होती है उसको फिक्स करता है जी। और उसके हिसाब से फिर पेशेंट की हालत के हिसाब से जी उसको ट्रीट किया जाता है जी। 10 टाइम मेरा रेडिएशन भी हुआ माइंड का कि ब्लड के थ्रू जो कैंसर के सेल्स हैं मेरे माइंड में ना पहुँचे जी। तो लगातार 10 दिन रेडिएशन भी हुई जी। तो जिस तरह से एक हालत होती है कैंसर पेशेंट की जी तो वैसा मेरी हालत हुई और लगभग 2 बार मैं आईसीयू में एडमिट रहा। अपने हौसले को बरकरार कैसे रखना है जब आपको पता चले कि आपको ब्लड कैंसर है? बहुत सारी चीज़ें जो है हमें बताएंगे। आलोक जी, अब तो मेरी भी आवाज़ नहीं निकल रही है लेकिन मैं देख रही हूँ कि आपके चेहरे पे शिकन नहीं है जबकि मेरे चेहरे पर आ गई है, मेरी आवाज़ में आ गई है। मुझे तकलीफ़ हुई है सुन के कि इतना एक खूबसूरत शख्सियत हमारे समक्ष बैठी है, लेकिन बहुत काबिल हैं आप, बहुत हौसले वाले हैं, बहुत प्रोत्साहित करते हैं और आप मोटिवेशनल स्पीच भी देते हैं, मुझे पता है। तो ये किस तरह से संभव हो रहा है? आगे फिर किस तरह से आप प्लानिंग कर रहे हैं लाइफ को लेके? जैसे आपको पता चला तो आपने क्या किया? शुरू में जब किसी भी व्यक्ति को या पेशेंट को पता लगता है कि उसके कैंसर है तो हम सभी
इंसान है, हमारे अंदर फीलिंग्स हैं, और एक जो कलाकार होता है, एक लेखक होता है, कवि होता है, या एक एक्टर होता है, उसके अंदर ईश्वर संवेदनाएं, भावनाएं कुछ ज़्यादा ही भरता है। तो इसलिए उस वक्त तो जब डॉक्टर ने मुझे बताया, तब तो मैंने बहुत ज़्यादा महसूस नहीं किया कि मुझे कैंसर है। तब मेरी फैमिली के लोग कुछ रोए, कुछ ने दुख जाहिर किया, मेरे सामने नहीं बल्कि पीछे, क्योंकि डॉक्टर ने उनको मना किया था कि सामने इसको महसूस नहीं होने देना है पेशेंट को हमने। तो लेकिन शुरुआत के जो 6 महीने थे, उस वक्त मैं बहुत तकलीफ में रहा। जब कीमोथेरेपी मेरी हुई, तो कीमोथेरेपी के बाद आपके शरीर में बिल्कुल जान नहीं रहती है जी। पूरी, आप खड़े नहीं हो पाते हो जी। व्हील चेयर पे बैठना पड़ता है, टॉयलेट में खुद नहीं जा सकते, खुद बैठ नहीं सकते, ऐसी हालत हो जाती है। तो ऐसा लगभग मैं 1 साल तक मैंने वो वक्त देखा। और जब साल के बाद जब कीमोथेरेपी का कुछ पीरियड जब कंप्लीट हुआ, जब मैं हॉस्पिटल से रिलीव हुआ, घर आया, तो डेली शाम के वक्त मुझे पता नहीं अंदर से रोना आता था। मैं रोता था। अच्छा जी। अकेले में? अकेले में जी। अकेले में। घर में किसी को नहीं पता चलता? घर में किसी को पता नहीं था। अच्छा। तो मुझे एक ईश्वर से इनिशियली तो शुरुआत में शिकायत भी रही कि पता नहीं कि कौन सा कर्म था, हुआ हो इस जन्म में या पिछले जन्म में, तो जो मुझे इस तरह से सहना पड़ा, भुगतना पड़ा। तो वो पीरियड थोड़ा सा बहुत रहा, लेकिन फिर हर इंसान को अपनी जंग अकेले ही लड़नी होती है। अगर ये मंत्र अगर हर इंसान ये ठान ले कि ज़िंदगी की लड़ाई है जो आपने, वो अकेले लड़नी है, और अगर साथ में कोई अगर है तो वो खुद आप अपने साथ में हो। अगर आप खुद अपने साथ में नहीं है। आपने आलोक जी बहुत बड़ी बात बताई है हमारे दर्शकों को कि अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। बिल्कुल। अगर हार मान लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी हार है। अगर आप अपने आप को हारा हुआ मान लें, अब आप अपने आप को एक बिल्कुल ही एक मरीज मान लें। मैंने शुरुआत वहाँ से की कि मैंने अपने आप को कभी हारा हुआ नहीं माना। मुझे लगा कि मैं ईश्वर के पास भी जाऊँगा तो उसी शिद्दत के साथ मैं ईश्वर के पास में पहुँचूँगा, कोई शिकायत नहीं करूँगा। और ईश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ आज के दिन कि उसने मुझे इस कैंसर की बीमारी से नवाजा। क्यों? अच्छा, ऐसा क्यों? बिल्कुल, क्योंकि इस बीमारी ने मुझे जीवन का जो अर्थ है वो बिल्कुल समझा दिया कि हम इस धरती पर हम क्यों आए हैं, किस लिए जीना है। डेली कुछ नई बातें सीखी कि मैंने ईश्वर का जो भी हायर पावर जिसको भी मानते हैं उसको डेली बेसिस के हिसाब से मैंने धन्यवाद करना है, शुक्रिया बोलना है, आभार व्यक्त करना है उन चीज़ों के लिए जो आज की डेट में मेरे पास है। जी, जो आपके पास है उसके लिए धन्यवाद। उसके लिए धन्यवाद करते हैं, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। जी। वो आपकी बीमारी भी हो सकती है जी। वो आपकी वाइफ भी हो सकती है, आपका मकान भी हो सकता है, आपकी कार भी हो सकती है। जी। बहुत सारी चीज़ें होती के लिए जो ऊपर वाले ने दी है उसके लिए जो सांसें दी है, जो आप खाना खा पा रहे हैं। जी। ठीक है, ये कहा जाता है कि इसके पैर नहीं है, उसको वो चाहता है कि उसके पैर मिल जाए। जिसके पास पैर होते हैं वो चाहता है कि उसको चप्पलें मिल जाएं, जिसके पास चप्पलें होती हैं वो चाहता है कि उसे शूज़ मिल जाएं, फिर और बाकी चीज़ें बढ़ती आती है, अच्छे ब्रांड के शूज़ होने चाहिए। बिल्कुल। तो इस तरह से आदमी की इच्छाएं तो कभी खत्म नहीं होती है, क्या चलता रहता है। लेकिन इस बीमारी ने मुझे सिखाया कि आप डेली बेसिस के हिसाब से 1 डे एट ए टाइम, एक दिन की आपकी ज़िंदगी है। सुबह जब आप उठते हैं तो आप पैदा होते हैं, रात में जब रात होती है आपको नींद आती है तो आप मर जाते हैं। ज़िंदगी को अगर ऐसे जीना सीख लें और अपने एक ग्रेटिट्यूड होता है कि आसपास की चीज़ों को अगर आप धन्यवाद दें, लोगों को धन्यवाद करें, शुक्रिया अदा करें, अगर जितना हो सकता है उतना आप लोगों की सहायता करें। अगर आपकी वजह से किसी के चेहरे पर अगर मुस्कुराहट अगर आती है तो आपसे बड़ा दानी कोई नहीं है। क्या और आपकी बातों से मेरे चेहरे पे ही मुस्कुराहट आ जाती है। जी, आपके गालों के डिंपल भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। आपकी स्माइल बहुत प्यारी है। मुझसे ज़्यादा लोग मुझे कहते हैं कि मेरी स्माइल अच्छी है, मैं कहती हूँ मैं आपकी स्माइल के मुरीद हूँ। आपकी खुद स्माइल बहुत प्यारी है और ये मुस्कुराहट बरकरार रहे। प्रभु जी आपको जो है क्योर करें, आप जो है इसी तरह अपना ख्याल करें। और
पॉजिटिव सोच के साथ अपनी लाइफ को लीड कर रहे हैं। और आपकी पीजीआई में इधर कहीं पर आपकी फोटो भी लगी है, मोटिवेशनल स्पीकर है। पीजीआई नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल में मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। मैक्स हॉस्पिटल है मोहाली में, वहाँ पर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो वहाँ भी एक कैंसर डे मनाया जाता है साल में एक बार जी। तो जितने भी कैंसर के पेशेंट्स वहाँ होते हैं जी, तो एक तरह से वो एक मोटिवेटेड होते हैं हम लोग एक दूसरे से, कि किसी के पास किसी की आवाज़ चली गई है, जो यहाँ पर पाइप लगी है, खाना नहीं खा पाता, वो सिर्फ लिक्विड के बल पर, लेकिन वो जिंदा है। गले का भी कैंसर गले का भी कैंसर होता है। जिसको गले का कैंसर होता है उनको पाइप लगी होती है, पाइप लगी होती है, क्योंकि वो खाना मुंह से नहीं खा सकते हैं जी। तो ऐसे भी पेशेंट से मैं मिला तो मुझे लगा यार मैं तो चल फिर सकता हूँ, मैं तो खाना भी खा सकता हूँ। हाँ। कोई खाने में कोई परहेज? खाने में कोई परहेज नहीं है जी। उसके पीछे एक डॉक्टर की बहुत बड़ी चाल है या चालाकी का है जी। डॉक्टर को पता होता है हाँ। कि ये सारी चीजें बंदा खा नहीं सकता। अच्छा जी। कैंसर का पेशेंट जी खा नहीं सकता है तो डॉक्टर कह देते हैं कि आप जो मर्जी खाओ, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन। मैं अपने केस की अगर बात करूं तो मुझे डॉक्टर ने कहा था कि जो मर्जी आप खाया करो। मजाक करता था कि लोग अगर आपको बियर की इच्छा है तो बियर में ला देता हूँ। अच्छा, इस तरह की मजाक करते थे मुझे, क्योंकि मेरी वाइफ ने फ्लावर रख दिए थे वहाँ जहाँ मैं एडमिट था मेरे बेड के साथ। तो पूछा डॉक्टर ने कि आप क्या है, फ्लावर क्यों रखे हुए हैं? तो मेरा बर्थडे था, जन्मदिन था मेरा उस दिन। अच्छा जी। और उस वक्त मैं बेड पे था जी। तो दौर ऐसा था कि बस अच्छा बुरा वक्त जी चलता रहता है जिंदगी में। मैं महसूस कर सकती हूँ। हाँ, चलता रहता है जी। तो इसमें भी एक अपना अलग मज़ा है। जी, मुझे ऐसा लगता है कि हम फिल्मी कहानियाँ ढूंढते हैं, देखते हैं, दरअसल हम अपने आप में ही चलती फिरती फिल्म है। हम अपने आप में ही कहानी, हर इंसान एक कहानी है एक्चुअली। हर इंसान के साथ जो घट रहा है वो अपनी कहानी का हीरो है। बिल्कुल। और वो जैसे फिल्मों में संघर्ष दिखाया जाता है, कभी रोमांस हो रहा है, कभी जुदाई हो रही है, कभी मिलना हो रहा है, कभी तकलीफ़ें हैं, कभी आर्थिक तंगी है ना। आर्थिक तंगी दूर होती है तो मानसिक परेशानियां हैं। तो वही हमारे जीवन के साथ सारे जितने कहते हैं ना नाटक नौटंकी जो हम थिएटर में करते हैं, दरअसल हम खुद अपनी ज़िंदगी के साथ उन नाटकों से जूझते हैं। हर एक इंसान अपने आप में एक एक्टर है। हाँ, वो ईश्वर ने हमें जो रोल दिया है जी, वो रोल हर एक इंसान। और आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो कैंसर जो वहाँ पे पीड़ित हैं उनके लिए आप मोटिवेशन का काम भी करते हैं। ये अपने आप में आपको हम सैल्यूट करते हैं, जस्ट टीवी की ओर से आपको सैल्यूट करते हैं। और साथ ही ऑडिट में अकाउंट्स में है, और साथ ही जो है अनेकों नाटकों का मंचन किया है। और आपने जाना कि ब्लड कैंसर से जूझ रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी से नहीं जूझ रहे, ज़िंदगी का मुकाबला कर रहे हैं, खुद को संभाले हुए हैं और औरों को भी संभाल रहे हैं। अपनी जो है मोटिवेशनल स्पीच से अपनी प्रेरणा, खुद प्रेरणा बनकर औरों को प्रेरणा देते हैं और बातों का सिलसिला बढ़ाते हैं आगे। आलोक जी बहुत कुछ जान रहे हैं, आप ग्वालियर से हैं और आपने माँ की बात करी, गुजरात से हैं, बीवी पंजाब से हैं। तो ज़रा सा मुझे ये बता दीजिए, पंजाबन कैसे मिल गई आपको? पंजाब दी कुड़ी, पहले प्यार हुआ? एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया कि ऑफिस में भी फंक्शन होते थे जी, और गज़लें गाने का मुझे शौक था। आप ही के ऑफिस में थी? मेरे ऑफिस में ही थी। अच्छा, फिर तो प्यार होना ही था। आपको तो फिर किसको नहीं होगा। लेकिन जी, आवाज़ अच्छी, अंदाज अच्छा जी। बिल्कुल। लेकिन मैं अपने आप को देखा जाए तो उसके काबिल समझता नहीं था। अच्छा जी। एक छोटे शहर से था जी जी। और वो जैसे कि कहा जाता है कि सिटी ब्यूटीफुल में कि दो चीज़ें फेमस है जी। एक तो यहाँ की लड़कियाँ, अच्छा, और दूसरा यहाँ की सड़कें। यहाँ की सड़कें और यहाँ की लड़कियाँ, सिटी ब्यूटीफुल, ये दो चीज़ें चंडीगढ़ की अच्छा, इसको सिटी ब्यूटीफुल बनाती हैं जी। तो मेरे हिस्से में लड़की थी जी। सड़क तो सबके हिस्से में आती ही है। नहीं, सड़क भी बहुत नापी होगी लड़की के लिए। नहीं, मैं बारे में भाग्यशाली रहा क्योंकि छोटे शहर से था, ईश्वर में बहुत आस्था थी। लेकिन छोटे शहर के जो लड़के होते हैं ना, वो संस्कारी होते हैं। बिल्कुल। वो संस्कृति संस्कार से ओतप्रोत होते हैं, घर परिवार को संभालने वाले होते हैं, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी। बिल्कुल। हाँ। तो मुझे ये था नहीं कि लड़की, मुझे फर्स्ट टाइम जब मैंने ज्वाइन किया
तो एडमिनिस्ट्रेशन जो था जहाँ हम ज्वाइन करते हैं, तो वहीं पर उसकी पोस्टिंग थी जी। उसने मुझे देखा था, मैंने उसको देखा था। तो देखने के बाद ही, जैसा कि आप कह रही हैं बार बार कि सीटी बजी, तो वो सीटी मेरी वहाँ बज गई थी। जी जी। और मुझे बाद में पता लगा कि सीटी उसकी भी बजी थी। क्या बात है, वाह। तो चलता रहा ऐसे। और हम लोग एक दूसरे को सिर्फ देखा करते थे। अच्छा। सामने उनका सेक्शन होता था, इधर मेरा सेक्शन होता था, फाइलें बीच में होती थी, अच्छा। और रैक के बीच में थोड़ी सी जगह थी, हल्का सा झीना सा हल्का पर्दा। सा, बिल्कुल। तो वो मुझे देखा करती, मैं उसको देखा करता। तो वो जो फाइलों की चिलमन से, बिल्कुल, फाइलों की चिलमन से जो नजरें आपस में मिली हैं, टकराई हैं, तो प्यार गहरा हो गया। प्यार भीतर ही भीतर था। कभी मुझे था नहीं कि देख, एक छोटे शहर का जो इंसान होता है ना, उसको बड़े सपने देखने की एक इजाज़त नहीं होती जी। तो वो पहले से ही अपने आप को मान लेता है, वो सोचकर ही खुश हो जाता है। तो मुझे ऐसा ही था जी। लेकिन इन बिटवीन क्या हुआ कि ऑफिस में फंक्शन हुआ, वहाँ मैंने गज़ल सुनाई उनको। गज़ल उन्होंने गज़ल से मुझे भी कुछ याद आ रहा है। तब उन्होंने गज़ल सुनी नहीं थी, लेकिन साथ के जो लोग थे, उनकी सहेलियाँ थी, तो उन्होंने उसको ये बताया कि वो फला फला लड़का था, उसने बहुत अच्छी उसकी आवाज़ है और उसने बहुत अच्छी गज़ल सुनाई थी जी। वो गज़ल थी जो पहली बार जो सुनाई थी मैंने कि वक्त से वक्त की क्या शिकायत करें, वक्त ही न रहा, वक्त की बात है। तो ये गज़ल सुनाई थी मैंने। उसके बाद अभी भी याद है? नहीं, पूरी मुझे याद नहीं है, पूरी मुझे याद नहीं है। जैसा मैंने बताया था, हमारी डिसीज़ की बात चली कि मैं थोड़ी मेमोरी लॉस कर गया हूँ डिसीज़ की वजह से। तो मुझे चीज़ें याद नहीं रहती हैं बात करते करते। ईश्वर सहायता करे कि इस दौरान भी मैं शब्द कोई ना भूलूं। जी। और कितने समय के बाद आपकी शादी हुई? ये शादी हमारी बहुत झटपट हुई। अच्छा। और मैंने प्रपोज नहीं किया। मैं गया था छुट्टी पर गुजरात जी। अपनी नानी के यहाँ जी। तो मेरी वाइफ को ये लगा कि कहीं लड़का शादी कराने तो नहीं चला गया। अच्छा, क्या बात है। उन्होंने अपनी सहेलियों से शेयर किया। सहेलियों ने ये कहा कि मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का था, तो सहेलियों ने ये कहा कि तू जाके उसको क्यों उससे फ्रेंडशिप नहीं कर लेती। एक दिन अचानक मुझे आज भी लगता है कि उस दिन मैं थोड़े कपड़े अच्छे नहीं पहना था। अच्छा। तो आके उसने कहा कि यार मुझे आपसे बात करनी है। अच्छा। सेक्शन में ही आके जी। मैंने कहा क्या बात करनी है? कहते नहीं कुछ बात करनी है। मैंने कर लो फिर अगर बात करनी है। तो कहते नहीं यहाँ नहीं करनी है, आपको बाहर करनी है। तो उस वक्त नीलम थिएटर जो है हमारा 17 में एक रेस्तरा होता था, तो वहाँ उसने बुलाया मुझे जी। वहाँ जब गए वहाँ पे, उस वक्त 87 की बात मैं कर रहा हूँ जी। तनख्वाह भी कोई ज़्यादा नहीं होती थी जी। तो पैसे कितनी भी थी? कितनी उस थी? वक्त पहली पे मेरी 1100 रुपये का 1100 रुपये। जी। तो उस समय के 87 के 1100 रुपये भी अब भी 1.5 लाख के बराबर ही है। हाँ। तो मुझे खतरा ये था कि यार कोई बड़ा ऑर्डर न कर दे। अच्छा। मेरे पास उतने ही पैसे हैं। वही फिल्मी वाली। हाँ, फिल्मी। क्योंकि मैं कोई सोचकर तो आया नहीं था। जी जी। रूटीन में जैसे आप ऑफिस आते हैं, बस के लिए पैसे होते हैं। हाँ। 1 रुपया 2 रुपया उस वक्त बस की टिकट होती थी, तो वही उतने पैसे लेके मैं चलता था। मेरे पास साइकिल हुआ करती थी, एक छोटा सा कमरा था जी। उस पर उन्होंने ऑर्डर क्या किया? उन्होंने ऑर्डर, मैं मेंटली प्रिपेयर था। अच्छा। मैंने पहले ही उनको ऑफर कर दिया। अच्छा। कि एक कॉफी अगर ले लें हम तो कैसा रहेगा। अच्छा, क्या बात है। इससे पहले कि वो कुछ कहे आपने खुद कह दिया कि कॉफी ले लेते हैं। तो उन्होंने जब पहली बार कहा कि मैंने आपसे फ्रेंडशिप करनी है, जैसे अभी आपने बात की कि छोटे लड़के बहुत संस्कारी होते हैं, तो मैंने उनको ये क्वेश्चन किया कि देखो मैं यहाँ चंडीगढ़ का लड़का तो मैं नहीं हूँ, मेरा लड़कियों के साथ फ्रेंडशिप में मेरा कोई विश्वास नहीं है, मेरे अपब्रिंगिंग मेरी ऐसी हुई है, अगर पहली मीटिंग में अगर आपने शादी करने की बात अगर करनी है तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। अच्छा। मैं फ्रेंडशिप के लिए तैयार नहीं हूँ। बहुत खूब। तो ये सिलसिला भी चलता रहा, मिलते रहे और धीरे धीरे फैमिली के लोगों से बात हुई जी। तो मेरे फादर इन लोगों को मैं पसंद नहीं था। अच्छा, ससुर को, लड़की के फादर को पसंद नहीं थे? पसंद नहीं था। हाँ। क्योंकि वो लोग पंजाबी थे, हम लोग ब्राह्मण थे। हाँ। इधर मेरी फैमिली को पसंद नहीं था। हाँ। क्योंकि हम लोग वो ब्राह्मण थे जो घर में लहसुन प्याज भी नहीं आता था। जी बिल्कुल। ठीक है। हाँ। तो इसलिए वो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी, वैष्णव ब्राह्मण दोनों ही तरफ था। अच्छा अच्छा। मेरे फादर को एक प्याज से थोड़ी सी स्मेल आती थी, तो घर में प्याज आता ही नहीं था। आता नहीं जी जी। तो करते कराते फिर ये है कि उसकी सिस्टर ने कहा मेरे फादर इन लोगों को
कि अगर आप वैसे ही मना कर रहे हो, हाँ मेरा सरनेम शर्मा है, हाँ, और उनके ऑफिस में कोई शर्मा था जिससे उनकी लड़ाई हुई थी, अच्छा अच्छा, इसलिए तो वो उनको शर्माओं से नफरत। ये तो वही बात हो गई ना कि खैर मैं कहाँ जा रही हूँ, मतलब अगर किसी वो बहुत अक्सर देखते हैं गाड़ी के पीछे ना कुत्ता भागता है, उस कुत्ते के ऊपर किसी गाड़ी का पहिया गुजर जाए तो फिर वो जो कुत्ता होता है ना वो हर गाड़ी के पीछे भागता है, दूर तक भागता है, उसको लगता है कि वही गाड़ी है जो मेरे पैर के ऊपर से गुजरी थी। चलो शादी हो गई है। हाँ, शादी हाँ करते कराते फिर फादर ने मना किया, तो वाइफ आई एक दिन रोते हुए कि मैं तो मुश्किल है, मेरी फैमिली की तो मान नहीं रहे, मैं करूँगी नहीं। तो मैंने फिर ये कहा उसको कि भाई आप वर्किंग हो, मैं वर्किंग हो, जैसा मर्जी रहे हम लोग, बट आप हाँ कहते हो अगर तो हम शादी जरूर करेंगे। चलो, तो ईश्वर का आशीर्वाद रहा, हो गया। शादी हो। तो अब चल बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन हम समय की बंदिशों में हैं आलोक जी। लेकिन एक सवाल जाते जाते, छोटा सा सवाल है, छोटा सा ही जवाब ले पाएंगे आपसे। वॉइस ऑफ आप चंडीगढ़ रहे हैं, वॉइस ऑफ है, तो इतना बड़ा खिताब आपके पास है, वॉइस ऑफ चंडीगढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा तरन्नुम में एक पंक्ति सुना दीजिए क्योंकि हमारे पास सीमित समय है। देखिए, जैसे मैंने बताया आपको कि अब उतना रियाज रहा नहीं जी, और थोड़ा सा बीमारी की वजह से जी मैं इतना गाने में थोड़ा सा मुश्किल मुझे होती है। और नहीं तो जो है ना, हम आपको बुलाते हैं मुशायरे में, और मुशायरे में आपकी आवाज़ पूरी तरह से सुनी जाएगी, आपकी आवाज़, आपकी खनक, आपका अंदाज हम, और समय की सीमा है तो हम सीमाओं में हमें रहना पड़ता है। तो हम जो हमने आपसे आग्रह किया था सुनाने का, तो इस समय तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन मुशायरा बहुत जल्द सुनेंगे हमारे दर्शक। मैं एक छोटी सी कविता सुना देता हूँ। जी जी जी, बोल के। हम सभी आदमी हैं जी, और तुलना मैंने की है कि आदमी और गुब्बारे। जी जी, ये मेरी कविता का शीर्षक है। स्वागत। कि आदमी से होते हैं गुब्बारे, बाहर से रंग बिरंगे, लाल, हरे, पीले। आदमी से होते हैं गुब्बारे, बाहर से रंग बिरंगे, लाल, हरे, पीले, काले। हवा नहीं तो ढीले, और हवा है तो उड़ते सारे। आदमी या गुब्बारे। पैसा दो और खरीद लो, आदमी या गुब्बारे। गुब्बारे या आदमी नहीं जानते उड़ना कहाँ है, जाना कहाँ है। हवा सपने हों तो जानते हैं सिर्फ उड़ना, आदमी या गुब्बारे। दरअसल हवा हो या सपने, इसके बिना कहाँ जी पाते हैं आदमी या गुब्बारे। क्या बात है, सच आदमी से होते हैं गुब्बारे। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। वाकई गुब्बारा और आदमी एक जैसे ही होते हैं। बहुत अच्छी तुलना भी की है आपने, और बहुत खूबसूरत कविता कहते हैं आलोक जी। और आज हमारे जो दर्शक हैं, जस्ट टीवी के जो दर्शक हैं, उन्होंने पूरा लुत्फ़ लिया होगा बातों का, और मोटिवेशनल स्पीच हुई है आज, जो प्रेरणा है आलोक जी, और ज़िंदगी के बारे में बताया। और छोटे से शहर का लड़का देखो जस्ट टीवी के प्रांगण में बैठे हुए हैं, और अपनी ख्याति इतनी बनाए हुए हैं कि सबकी ज़ुबान पे इनका नाम है। जब अदाकार की बात होती है, कलाकार की होती है, फ़नकार की बात होती है, तो लोगों के, शहर के लोगों की ज़ुबान पे एक ही नाम आता है, आलोक शर्मा। तो दोस्तों आज आपकी मुलाकात हुई आलोक जी से, जाना समझा जीवन के बारे में, उनके बारे में, और आपको बहुत अच्छा लगा होगा, हमें यकीन है। और बहुत जल्द एक और आएंगे दस्तक में नए मेहमान लेकर। लेकिन आप किसी भी इन्फो के लिए इन्फो करें info@justbroadcasting.com पर। इसी तरह हमें अपना प्यार देते रहें। और अब मुझे और आलोक शर्मा जी यानी हम दोनों को दीजिए अनुमति। प्रणाम।